हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीज कुरैशी और वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। देखो, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। ठीक है, उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आया? उसमें क्या करवाया था हमने कि जैसे नॉर्मल, अगर मैं जीआईटी की बात करूँ, जीआई ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। और हाइपोकैल्सीमिया में मैंने क्या बोला था कि हाइपोकैल्सीमिया एक्चुअली में बोलते किसको है कि अगर कैल्शियम लेवल लेस देन 8.6 mg पर डी हो, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, या फिर टिटानिक कंडीशन बोलते हैं। समझ में आया? उसमें हमने फ्री रेडिकल्स निकाला, सॉरी फ्री रेडिकल्स नहीं, फ्री कैल्शियम आयन की बात की थी कि एक्चुअली में फ्री कैल्शियम आयन होता क्या है और उसका नेचर क्या होता है। उसके नेचर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अपन स्टडी कर सकते हैं कि किस कंडीशन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखना कि जैसे जीआई है अपना, ठीक है, और जीआई में भी प्राइमरी एलिमेंट्री का नाम, ठीक है, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो एसेसरी जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ देखना क्या होता है कि जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स आपने खाया, उसके साथ में कैल्शियम था। ठीक है, कैल्शियम आपने खाया, तो कैल्शियम आने के बाद में आपको पता है कि ड्यूडेनम जो है वहाँ से क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी की हेल्प से जो आपका जो कैल्शियम है वो ड्यूडेनम से क्या होता है, यहाँ से आपका अब्जॉर्ब होकर के कैल्शियम किस में आता है, आपका ब्लड के अंदर आता है। ठीक है, जो कैल्शियम था, कैल्शियम खाया फूड पार्टिकल्स में, कैल्शियम आया, कैल्शियम आने के बाद में यहाँ क्या करेगा, विटामिन डी हेल्प करेगा उसको अब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, वहाँ से कैल्शियम क्या आएगा, विटामिन डी की सहायता से किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद में ब्लड से वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका बोन में। यहाँ से कैल्शियम आया, किस में गया, बोन में गया, बोन से फिर वो दोबारा किस में आया, रिटर्न ब्लड के अंदर। ठीक है, अब देखना, ब्लड से अगर वो बोन में जा रहा है मतलब कैल्शियम लेवल ब्लड में घट रहा है फिर बढ़ रहा है, सीधी सी बात है घट रहा है, क्योंकि ब्लड से किस में जा रहा है, बोन में जा रहा है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, वो होता है आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्सिटोनिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड जो कैल्शियम जो लेवल है उसको डिक्रीज करना है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड को किस में ले, जो कैल्शियम है उसको कहाँ से कहाँ तक लेके ले जाता है, ब्लड से किस में लेके जाता है, बोन में लेके जाता है। ठीक है, फिर बोन में जाने के बाद में जो कैल्शियम वहाँ था बोन के अंदर, उसको लेके आने का काम दोबारा कौन कर रहा है, हार्मोन पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, फिर ये जो कैल्शियम है दोबारा ब्लड में आया। अब ब्लड में आने के बाद में यहाँ से वो जाएगा दोबारा किसमें, किडनी के अंदर, यहाँ जाएगा वो किडनी के अंदर, और किडनी में जाने के बाद में अब आपको पता है कि जो कैल्शियम है ब्लड से किस में आ रहा है, किडनी में आ रहा है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, सीधी बात है घट रहा है, क्योंकि ब्लड से किस में आ रहा है, किडनी में आ रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कैल्शिटोनिन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैल्शिटोनिन। फिर किडनी से दोबारा किस में जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है फिर घट रहा है, सीधी सी बात है बढ़ रहा है, क्योंकि किडनी से किस में जा रहा है, दोबारा वापस ब्लड में जा रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका पीटीएच। ठीक है, तो देखना, ये जो कैल्शियम था जो ब्लड से किस में जा रहा है, बोन में जा रहा है, बोन से फिर किस में आ रहा है, दोबारा ब्लड में आ रहा है, ब्लड से फिर किडनी में जा रहा है, किडनी से दोबारा किस में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। इस कैल्शियम को बोलते हैं अपन फ्री कैल्शियम आयन, फ्री कैल्शियम आयन। ठीक है, और ये जो फ्री कैल्शियम आयन होता है ये एक्चुअली में हाईली आयनाइज्ड होता है। समझ में आया? तो देखो एक्चुअली में इसका नेचर क्या होते हैं, उन नेचर के बेस पे अपन हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन है वो स्टडी कर सकते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से, कौन सी कंडीशन है उनकी वजह से हाइपरकैल्शियम है वो, और टिटानिक जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में इनके जो फ्री कैल्शियम आयन है इसका नेचर होता क्या है एक्चुअली,
देखो नेचर ऑफ फ्री कैल्शियम आयन। जो फ्री कैल्शियम आयन उसका नेचर क्या है, देखो फर्स्ट वन, फ्री कैल्शियम आयन का नेचर होता है अनायन से जुड़ने का, अनायन से जुड़ने का, ठीक है। और अनायन में आपके होते हैं सिट्रेट और PO4 माइनस, ठीक है। फर्स्ट वन जो इसका जो नेचर है फ्री कैल्शियम आयन का, वो नेचर क्या है कि जहाँ भी इसको अनायन दिखेगा उसके साथ में जुड़ जाएगा। और अनायन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल में आपके सिट्रेट और PO4 माइनस को, ये आपके अनायन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इसका जो नेचर है वो क्या है कि अपन ये बोल सकते हैं कि अगर पीटीएच बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा? सीधी सी बात है, बढ़ेगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ब्लड से तो किस में चला गया, वो बोन में चला गया, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था आपका कैल्शियम। लेकिन बोन से किस में आ रहा था, किडनी में आ रहा था, सॉरी ब्लड में आ रहा था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, आपका पीटीएच। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर पीटीएच बढ़ेगा मतलब आपका कैल्शियम लेवल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, एक ही कंडीशन है, ठीक है। थर्ड वन अगर मैं बात करूँ कि अगर कैल्सीटोनिन अगर बढ़ेगा तो आपका कैल्शियम लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही बात है, क्योंकि कैल्सीटोनिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, जो कैल्शियम लेवल उसको कम करने के लिए। अगर ये बोले कि कैल्सीटोनिन अगर घटेगा तो कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। सही बात, ठीक है। नेक्स्ट वन कंडीशन क्या है कि फ्री कैल्शियम आयन, जो फ्री कैल्शियम आयन है उसका नेचर होता है एल्ब्यूमिन से जुड़ने का। जहाँ भी इसको एल्ब्यूमिन दिखेगा फ्री, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन से जुड़ने का। यहाँ एक चीज देखना छोटी सी, यहाँ पर जैसे ब्लड था, ब्लड से किस में जा रहा था, बोन में, फिर बोन से किस में आ रहा था, दोबारा ब्लड में, ब्लड से फिर किस में जा रहा था, किडनी में, और किडनी से दोबारा किस में जा रहा था, ब्लड में। ये कंडीशन हो रही थी। यहाँ देखो दो टर्म्स आती हैं आपकी, एक तो आती है रिजॉर्प्शन, एक आती है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो बोन है उस बोन से जो ब्लड है, जो कैल्शियम है, फ्री कैल्शियम आयन, वो किस में आ रहा था, दोबारा ब्लड में आ रहा था, उस कंडीशन को बोलते हैं रिजॉर्प्शन। समझ में आया। और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो किडनी है वहाँ से जो कैल्शियम था, फ्री कैल्शियम आयन, वो किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखना, अब बात करते हैं अपन कि ऐसे कौन से कोजेज हैं जो क्या कहते हैं, हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन है वो अराइज करवाते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं अपन, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह क्या कैसे होगा, देखो आज मैंने क्या बोला कि ब्लड है, ब्लड से जो कैल्शियम है वो किस में जा रहा है, बोन में जा रहा है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका कैल्सीटोनिन, ठीक है। फिर बोन से किस में आ रहा है, फ्री कैल्शियम आयन, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है पीटीएच। फिर ब्लड से दोबारा किस में जा रहा है, किडनी में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्सीटोनिन। फिर किडनी से दोबारा किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पीटीएच। मतलब ये है कि पीटीएच है वो टोटली काम क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब देखो हमारे पास में कंडीशन कौन सी है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पता है कि जो अपनी जो थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करती है, पीटीएच का सीक्रेशन कम करती है। अब आपके पास में अगर लेवल ही पीटीएच का कम है तो ये बताओ कि बोन से जो ब्लड है वो जो फ्री कैल्शियम आयन सॉरी वो ब्लड में कैसे आएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं किडनी से जो फ्री कैल्शियम आयन है वो ब्लड में कैसे आएगा। मतलब टोटली अपन बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, ये क्या करवा सकती है, आपकी कंडीशन कोज करवा सकती है जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया और टिटानिक कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, दूसरा अपने पास में जो कोज है हाइपोकैल्शियमिया का वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड
ट्रांसफ्यूजन। अब देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कैसे अराइज हो सकती है। देखना इसमें क्या है कि जब ब्लड लिया जाता है, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का ब्लड लिया जाता है, तो एक बैग दिया जाता है, ठीक है, ब्लड बैग जिसको बोलते हैं। उस ब्लड बैग में एक लिक्विड होता है पहले से, उसको बोलते हैं एसिडी, यानी उसके अंदर क्या होता है, एसिड, सिट्रेट और डेक्सट्रोज। ये मान के चलो बैग है, ये ब्लड बैग है, इसके अंदर आपका है एसिडी। एसिडी का मतलब क्या है, एसिड, सिट्रेट और डेक्सट्रोज। ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, और नेचुरल अपने पास में क्या है, पिपेरिन है, आया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड जो बैग है उसके अंदर पहले से क्या है, एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एसिडी, यानी एसिड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज, जो कि एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अब देखना क्या होगा, जब कोई डोनर है वो ब्लड लेगा, डोनर जो ब्लड लेगा वो ब्लड किस में आएगा, बैग में आएगा। अब जैसे उसका ब्लड जो है वो बैग में आया, बैग में आने के बाद में आपको पता है कि ब्लड के साथ में जो एसिडी है वो क्या होगा, मिक्सअप होगा, ठीक है। और एसिडी जब मिक्सअप होगा, मिक्सअप होने के बाद में किस में जाएगा, ये जो ब्लड है वो किस में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा, रिसीवर में। ये रिसीवर है, ये आपका होगा डोनर और ये होगा आपका रिसीवर। अब जैसे रिसीवर में जाएगा, आपको पता है कि जो हमारे पास में आर्टिफिशियल या फिर अपन बोलते हैं कि जो ब्लड बैग था उसमें पहले से एक एंटीकोगुलेंट था जिसके अंदर क्या था, एसिड, सिट्रेट और डेक्सट्रोज, ये था, ये रहा, ठीक है। और ब्लड के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे कैल्शियम आयन, जो फ्री कैल्शियम आयन था उसकी प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था, कि फ्री कैल्शियम आयन का नेचर होता है अनायन से जुड़ने का। अनायन में हमारे पास में एक था सिट्रेट और ये रहा सिट्रेट, ठीक है। तो जैसे सिट्रेट मिलेगा, सिट्रेट के साथ में कैल्शियम जो है वो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और पेशेंट को क्या हो जाएगी, या फिर जो पर्सन है उसको क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जस्ट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन है वो क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जस्ट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और एक्चुअली में ये जो कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है ये एक्चुअली में एंटीडोट होता है MgSO4 का, ठीक है। इक्लेम्शिया की कंडीशन में जो अपने पास में जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है MgSO4, उसका एंटीडोट भी क्या है आपका, कैल्शियम ग्लूकोन, समझ में, ठीक। नेक्स्ट में हमारे पास में जो कोज है वो है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस देखो, एल्कलोसिस एसिडोसिस एक्चुअली में होता क्या है, देखो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला बनता है कि एक, अगर मैं एसिडोसिस की बात करूं, ठीक है, तो एसिडोसिस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला बनता है कि अगर पीएच क्या हो, लेस देन 7.35, आया ना। अगर H प्लस आया ना अपने को क्या देखने में, बढ़े हुए देखने को मिले। और क्या बोल सकता हूँ कि SCO3 माइनस अपने को क्या देखने में, कम देखने को मिले। ये जो कंडीशन है किस में आएगी, एसिडोसिस में आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस में क्या बोल सकते हैं कि pH ग्रेटर देन 7.35, H प्लस आयन इंक्रीज, SCO3 माइनस इंक्रीज, आया ना, ठीक है। अब देखना क्या होगा कि एल्कलोसिस जो कंडीशन है, इस एल्कलोसिस की कंडीशन में हमें पता है कि एल्कलोसिस कंडीशन में OH माइनस हमें क्या देखने को मिलते हैं, बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। ये लो SCO3 माइनस बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये लो SCO3 माइनस, SCO3 माइनस, ये कंडीशन हमारे पास में। अब देखना, अब ये एल्कलोसिस कंडीशन है, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो प्रोसेस है उसको क्या करेगी, इनहेंस करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है हमें, तो किससे होगा, H प्लस आयन से करेगी बॉडी। तो यहाँ देखना क्या होगा कि H प्लस आयन से तो करेगी, लेकिन H प्लस आयन की एक खासियत होती है, खास बात होती है कि बॉडी के अंदर कभी भी H प्लस जो आयन होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं होते, समझ में आया। अगर वो फ्री होते तो हमारी जो सेल्स हैं वो कभी भी डैमेज हो चुकी होती, ठीक है। तो कभी भी कैल्शियम जो H प्लस आयन जो है वो कभी भी फ्री नहीं होते, वो बॉन्ड बना करके रखते हैं। और बॉन्ड बना के रखते हैं वो किससे रखते हैं, एल्ब्यूमिन से। तो H प्लस है वो हमेशा बॉन्ड बना के रखता है एल्ब्यूमिन से, H प्लस एल्ब्यूमिन से, ये H प्लस एल्ब्यूमिन से, ठीक है। अब SCO3 जो SCO3 माइनस जो है वो कंडीशन किसकी राइज करवा रहा है पेशेंट के अंदर, एल्कलोसिस की।
तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा H प्लस, तो H प्लस बाइकार्बोनेट को कर दिया, ये H प्लस बाइकार्बोनेट को कर दिया, ये H प्लस बाइकार्बोनेट को कर दिया, सिंगल बचा क्या, एल्ब्यूमिन। बॉडी के अंदर रह क्या गया, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन के लिए हमें पता है कि हमारा जो नेक्स्ट जो नेचर है फ्री कैल्शियम आयन का, वो क्या है, देखो कि कहीं भी अगर फ्री कैल्शियम आयन को अगर एल्ब्यूमिन मिलेगा वो उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और पेशेंट को क्या जाएगी, हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, यहाँ देखना एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, देखना। एसिडोसिस और एल्किलोसिस क्या देखने को मिलता है आपको, एसिडोसिस में आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है या फिर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, या फिर एल्किलोसिस में आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है या फिर हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है। देखो एसिडोसिस के अंदर हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, समझ में। और एल्किलोसिस की कंडीशन में हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आपसे जानना कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसको अगर डायरिया की कंडीशन हो रखी है, उसको क्या हो रखी है, डायरिया की कंडीशन हो रखी है, तो डायरिया की वजह से उसमें एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी या फिर एल्किलोसिस की कंडीशन अराइज होगी, देखना यार। एक लॉजिकल चीज़ बताऊंगा मैं आगे आपको, जैसे ये है अपना जीआई, जीआई में भी कौन सा, प्राइमरी नॉट सेकेंडरी। ठीक है, ये लो ये है, यहाँ स्पिंटर अपने पास में होता है, कौन सा स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, अब देखना माउथ से लेकर के पाइलोरिक स्पिंटर तक का जो रीजन है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है, स्लाइवरिया माइलेज है, एसिडिक नेचर रखता है, फिर H प्लस आयन भी इसमें प्रेजेंट होता है जो भी एसिडिक नेचर रखता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि माउथ से लेकर के पाइलोरिक स्पिंटर तक का जो नेचर है वो कैसा है, बॉडी का एसिडिक नेचर है, आया ना। ठीक है, अब इस एसिडिक को मेंटेन करने के लिए अपने पास में जो बॉडी है वो क्या परफॉर्म करती है कि इसका लेवल जो है वो कैसे ना कैसे करके मेंटेन करें, और मेंटेन करती कैसे है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या होते हैं, पेनक्रियास जो सेल्स हैं वहाँ से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। देखना यहाँ पे कि अगर ये पाइलोरिक स्पिंटर है, ठीक है, पाइलोरिक स्पिंटर से लेकर के और नीचे तक का जो रीजन है, यहाँ तक का, एनल तक का, ये अपन बोल सकते हैं कि यहाँ का जो नेचर है वो कैसा होता है, ये जो एरिया है वो कैसा है, बेसिक एरिया है, समझ में आया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, रिमेंबर कि एक पर्सन है उसको क्या हो रखा है, डायरिया हो रखा है, तो उसमें कौन सी कंडीशन अराइज होगी, एसिडोसिस हो गया फिर एल्किलोसिस ही होगी। देखना अगर डायरिया है, अगर डायरिया हो रखा है तो आपको पता है कि डायरिया के अंदर हमें पता है कि डायरिया अगर हो रखा है तो उसमें SCO3 माइनस जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएंगे। अब SCO3 माइनस जो लेवल यहाँ मेंटेन कर लिया, हम एक एग्जांपल यहाँ SCO3 मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ मान के चलो HCl कर रहा है। ठीक है, अब डायरिया के साथ में अगर जैसे डायरिया हो गया तो डायरिया के साथ में SCO3 माइनस कंटेंट है वो बाहर निकलेंगे, तो लेवल डिक्रीज इसका हुआ, SCO3 माइनस का हुआ। अब SCO3 माइनस का अगर लेवल डिक्रीज हो गया तो इसके कंपैरिजन में लेवल बढ़ा किसका, HCl का, बढ़ा नहीं बढ़ा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है, समझ में आया। अब एक बात बताओ कि अगर एसिडोसिस की कंडीशन अगर अराइज हो रही है डायरिया के पेशेंट में, तो आप ट्रीटमेंट में क्या करते हो, आप आरएल लगाते हो। ठीक है, और आरएल में क्या होता है, रीज अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम अवेलेबल होते नहीं होते। तो ये बताओ कि एक तो पहले पेशेंट को क्या रखी है, एसिडोसिस कंडीशन अराइज हो रही है, और दूसरा हमने क्या लगा दिया उसमें, आरएल लगा दी। तो आरएल लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो एसिडोसिस है उस कंडीशन में आपको पता है कि हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। दूसरा आप आरएल लगा रहे तो आरएल में भी क्या है, पोटेशियम रीज अमाउंट में है। तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक डिसरेथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो फिर आपने इसे आरएल क्यों लगा दी, एनालॉजिकल चीज़ देखना है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला जो है ना, वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन है। हमेशा याद रखना कि 3 ही ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिडोसिस के साथ में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, न कि हाइपरकैलेमिया। अदरवाइज जितनी भी जो कंडीशन होती है, डायरिया है, वोमिटिंग है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको जैसे मान के चलो एल्कोसिस में तो आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, एसिडोसिस में आपको हाइपरकैलेमिया ही देखने को मिलेगा।
लेकिन 3 ऐसी कंडीशन है, एक्सेप्शन है, जिसमें आपको एसिडोसिस के साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। वो 3 कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वन तो है आपकी डायरिया, नेक्स्ट वन एसिटाजोलेमाइड ड्रग, लास्ट वन है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये 3 ही ऐसी कंडीशन है रिमेंबर जिसमें आपको एक्सेप्शन है कि एसिडोसिस के साथ में हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। बाकी अदरवाइज जितनी भी जो कंडीशन हो उसमें आपको एसिडोसिस के साथ में क्या देखने को मिलता है, ऑलवेज हाइपरकेलेमिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी सफिशिएंट है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।